जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 35 करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ ये हमारा लास्ट चैप्टर है और बढ़िया तरीके से इसको भी करके जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 34 चैप्टर अपलोड कर दिए, 34 चैप्टर अपलोड कर दिए सोशियोलॉजी के। ये आपका लास्ट चैप्टर है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है ना। चलिए आज के जो चैप्टर है हमारा, इसमें भी 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट निकले हैं वो कौन कौन से हैं वो हम लोग करेंगे। तो जैसे चैप्टर का नाम है महिलाओं का सशक्तिकरण और मुक्ति। तो देखिए सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो महिलाएं हैं ना, महिलाएं जागरूक हों, महिलाएं जो हैं अपने कर्तव्यों के प्रति या बोल सकते हैं जो उनके पास अधिकार हैं उन सारी चीज़ों को जानते हुए वो बढ़िया तरीके से जो है सारा कार्य कर सके बिना किसी रोक टोक के। जो उन पे जुल्म होते हैं, जो हिंसाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और जिसने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, समझ लिए, वो कोई सा भी क्वेश्चन उठा के कर सकता है इस चैप्टर से, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके। देखिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, महिलाओं को मुक्ति किस प्रकार के वातावरण में मिलेगी। देखिए मुक्ति का यहाँ क्या मतलब है, महिलाओं को मुक्ति किस वातावरण में मिल सकती है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब महिलाओं के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगी, है ना। ये सारे कार्य जब महिलाएं कर पाएंगी तो वो क्या होंगी, वो सशक्तिकरण में आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए देखते हैं सबसे पहला आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। तो महिलाओं को मुक्ति उस स्थिति में मिलेगी जब वे ऐसे वातावरण में रहें जिसमें वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। यानी कि जब वो ऐसे वातावरण में रहें जिसमें अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। आगे बात समझ में। यानी कि कोई भी व्यक्ति उस महिला के ऊपर जबरन दबाव ना बना सके। ठीक बा, ये चीज हमें याद रखनी है। इस वातावरण का निर्माण भी सशक्तिकरण का लक्ष्य है। इस वातावरण का क्या है, निर्माण भी सशक्तिकरण का लक्ष्य है। यानी सशक्तिकरण मतलब क्या हो गया, महिलाओं को जागरूक करना। तो महिलाओं को जागरूक करने का एक लक्ष्य बन गया है क्या, कि भाई अब महिलाओं को जो है सशक्तिकरण होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए महिलाओं को। आगे बात समझ में। चलिए आंसर देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सशक्त महिला की परिभाषा। देखिए जब महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जब महिलाएं सशक्त हो जाएंगी यानी कि जागरूक हो जाएंगी अपने कर्तव्यों के प्रति, या बोल सकते हैं जो अधिकार है उनके पास, उनके प्रति अगर वो जागरूक हो जाती हैं तो महिला क्या कहलाती है, वो सशक्त महिला कहलाती है। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। तो देखिए सशक्त महिला की परिभाषा, तो एक सशक्त महिला वह है जो अपने जीवन से सरोकार रखने वाले, सरोकार मतलब होता है तालमेल या लगाव रखने वाले, तो सरोकार रखने वाले मामलों पर स्वयं स्वतंत्र निर्णय ले सके, यानी खुद से निर्णय ले सके। अगर वो महिला, तो सिंपल सी बात है वो सशक्त है। ठीक है ना, ये चीज हमें याद रखना है। और उसे परिवार और सामाजिक संस्थाओं में हिंसा, मारपीट और दुर्व्यवहार से स्वतंत्रता प्राप्त हो। यानी कि जब उसके साथ कोई मारपीट ना हो, कोई गलत चीजें ना हो और वो सशक्त हो, सामाजिक संस्थाओं में कोई हिंसा को लेकर या बोल सकते हैं परिवार में कोई भी मामला जो है उससे रिलेटेड ना हो, तब जाकर हम बोल सकते हैं कोई महिला क्या है, सशक्त है। यानी कि वो जागरूक है, वो क्या है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है, वो महिला सशक्त कहलाती है। आगे बात समझ में। चलिए यही आंसर मिला। तो सशक्त महिला सिंपल सा क्या है, हमें समझ में आ गया कि जो महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सकती हैं, ना उनको कोई दबाव बनाएगा उनके ऊपर, ना कोई उनको जो है प्रताड़ित करेगा, तो वो महिला क्या हो, वो सशक्त होंगी। ठीक है ना, जो जागरूक हो। चलिए उसके बाद आता है स्वनिर्भर महिला समूहों की भूमिका। ठीक है, स्वनिर्भर महिला क्या होती है, स्वनिर्भर मतलब क्या है, खुद के ऊपर डिपेंड जो है उन महिलाओं का समूह, उनकी भूमिका बतानी। यानी महिलाओं का एक ग्रुप बना हुआ है, एक संगठन है ना, वो क्या कर सकता है। देखिए जरा, देखिए स्वनिर्भर महिला क्या है, तो स्वतंत्रता के बाद राज्य तथा स्वनिर्भर जो है महिला समूहों ने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया है। तो स्वनिर्भर महिला समूह ये एक ऐसा समूह है जो क्या करता है कि महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण को रोकता है। ये एक समूह संगठन है जो महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण को रोकेगा, जो महिलाओं के साथ गलत किया जाता है उनको सजा दिलवाएगा। आरी बात समझ में। तो ये चीजें हैं, इसलिए ये संगठन बनाया गया है। तो सिंपल सी बात, स्वनिर्भर महिला समूहों की भूमिका, तो भूमिका यही है कि वो महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण को खत्म करेंगे और महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाएंगे ताकि वो अपने पैरों पर अपने जो है हर तरीके से अपना कार्य को जो है कर सकें। आगे बात समझ में। बहुत इजी चैप्टर है, इसको आप बना के ना अपने माइंड से कर सकते हैं, धांसू तरीके, बस समझ लें।
जिसने समझ लिया वो आंसर बढ़िया तरीके से कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आंसर में जाइए वो चीज। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिला विकास हेतु 9वीं योजना में क्या प्रयास किए गए। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं जो 51 में शुरू हुई थी, ठीक है, पहली, ठीक है। तो ऐसे करते करते जो है काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही योजनाएं हैं। तो महिला विकास हेतु 9वीं योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रयास किए गए। तो सिंपल सी बात आंसर देखिए। तो 9वीं योजना के दौरान विकास दृष्टिकोण से हटकर सशक्तिकरण दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी कि थोड़ा सा विकास से अलग हटकर हर पंचवर्षीय योजना में एक अलग योजना बनाई जाती है, किस चीज़ का विकास करना है, किस चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना में थोड़ा सा विकास से हटकर महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। इसका मतलब समझ में आया कि महिलाओं को जागरूक करना, क्योंकि भाई देखिए जब इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा महिलाओं को, दहेज के लिए, भ्रूण हत्या है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसके लिए वर्ष 2001 में महिला को सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया और अनेक संबंधित जो है कार्यक्रमों का सूत्रपात किया गया, जैसे स्वयं सिद्ध और स्वघर महिला स्वयं सहायता समूह स्थापित हुए, जिसका तात्पर्य है स्त्रियों के सशक्तिकरण का मुख्य स्रोत यह समूह देश के कई गांवों में काम कर रहे हैं। आज भी ये समूह ऐसे बहुत सारे गांवों में, शहरों में, देहातों में, हर जगह काम कर रहे हैं जहां महिलाओं के साथ गलत किया जाता है। आगे बात समझ में। तो ये जो कुछ संगठन बनाए गए हैं इसलिए बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को सशक्त किया जा सके। सशक्त मतलब समझ में आ गया ना, जागरूक करना महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति, मजबूत करना। ये समूह देश के कई गांवों में काम कर रहे हैं और उन्होंने स्त्रियों की रचनात्मक शक्ति को विकसित किया है, यानी महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है, महिलाओं को शिक्षित किया है। अरे बस, तो ये चीज हमें याद रखना है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बता दिया है क्या महिलाओं के लिए किया गया था, वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना। चलिए आंसर, अब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बढ़िया तरीके लिख सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन कीजिए। आखिर ये पंचवर्षीय योजना क्या होती है, इनके बारे में हमें बढ़िया तरीके से यहाँ पे बताना। देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। तो पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ होने से अर्थात 1951, याद रखना 1951 से शुरू हुआ, तो 1951 से अनेक विकास कार्यक्रम बने। इसके साथ ही स्त्रियों के सशक्तिकरण की योजनाएं लागू की गई हैं, तथापि ये सब योजनाएं जेंडर, लैंगिक भेदभाव को हटाने में सफल नहीं रही हैं। बहुत सी योजनाएं चलाई गई लेकिन लिंग भेदभाव खत्म नहीं हुआ। आज भी देश के अंदर कहीं ना कहीं लिंग भेदभाव है। लिंग भेदभाव मतलब सेक्सुअलिटी के तौर पर देखा जाए, स्त्री और पुरुष में, लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, पिछले 5 चैप्टरों से 4 चैप्टरों से हम यही सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। भेदभाव को हटाने में सफल नहीं रही है। यह असफलता पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक सहभागिता में देखी गई है, यानी परिवार में, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में, रोजगार में भी देखा गया है। तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रताड़ित जो है किया गया है। तो परियोजनाओं की वजह से, या बोल सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से तो खास ज़्यादा उतना अच्छा असर पड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज, इसका प्रमुख कारण यह है कि एक वर्ष से स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए जो है या बालिकाओं के लिए 1 दशक का समर्पण मात्र लागू करना स्त्रियों की मुक्ति को स्वयं नहीं ला सकेगा। यानी कि 1 साल 10 साल इनके लिए नहीं, इन सब इतने वर्ष में तो ठीक नहीं हो सकता, इसको जीवन भर के लिए कुछ करें। यानी कि आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे महिला समूह हैं जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, सशक्तिकरण लाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। तो यह आवश्यक है कि इन समस्त कार्यक्रमों को कार्यात्मक रूप से करने के लिए हम समर्पित भावना से काम करें। और इस संबंध में 2 कार्य अपरिहार्य हैं। मतलब क्या है, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप चुप मत रहो, आप भी उसमें भाग लो, आप भी क्या करो, उस गलत करने वाले को सजा दिलवाओ, पुलिस के, कानून का सहारा लें आप। आगे बस ये चीज हमें याद रखना है। तो यह देखना होगा कि पुरुष व स्त्री में दूरी को समाप्त किया जाए, एक समूह की स्त्रियों की दूसरे समूह की स्त्रियों से भिन्नता को दूर किया जाए। वस्तुतः हमें एक क्रिया योजना की आवश्यकता है जिसके लिए स्वयं स्त्रियों को कुछ काम करना चाहिए, यानी कि स्त्रियों को भी काम करना चाहिए। स्त्रियां देखिए, जब तक कोई महिला सशक्त होना ही नहीं चाहेगी तब तक उसको सशक्त कर दिया जाएगा क्या? नहीं ना। तो सिंपल सी बात, महिलाओं को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहभागिता दिखानी पड़ेगी उन लोगों के खिलाफ जो उनके ऊपर कर रहे हैं शोषण। आगे बात समझ में, तो महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए। चलिए, तो ये चीज हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। महिला आंदोलन की विचारधारा की 5 बातें लिखें। आखिर ये महिला आंदोलन क्या है, महिला आंदोलन के बारे में क्या बताना है, क्यों करती हैं महिलाएं आंदोलन, देखिए जरा। अब इसका आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए।
तो क्या बोला गया, महिला आंदोलन की विचारधारा की 5 बातें लिखे। क्यों महिलाओं के लिए आंदोलन होते हैं, क्यों महिलाएं आंदोलन करती हैं, ऐसा क्या हुआ है, तो वो सारी चीजें देखिए। तो महिला आंदोलन में वे समस्त संघर्ष सम्मिलित हैं जिनका सूत्रपात विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा महिलाओं को सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से मुक्त करवाने तथा पुरुषों और स्त्रियों के मध्य समानता स्थापित करने के लिए किया गया था। यानी कि आंदोलन क्यों किए जाते हैं महिलाओं के लिए, तो सिंपल सी बात है, महिलाओं को बराबरी दिलवाने के लिए, लड़वाने के लिए नहीं कि पुरुष से लड़ने के लिए तुम तैयार हो, नहीं ऐसा नहीं, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जा सके, इसलिए जो है ये सारे कार्यक्रम चलाए गए। उसके बाद क्या बोला गया है कि ठीक है, स्त्री आंदोलन को ही स्त्री मुक्ति आंदोलन कहा गया है। तो महिला आंदोलन की विचारधारा देखिए जरा। पहला है समान अवसर, समान अवसर दिलवाने के लिए महिलाओं के लिए आंदोलन किया गया, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं को उचित स्थान, यानी कि जो है महिला आंदोलन उन क्रियाओं में विश्वास प्रकट करता है जो यह सुनिश्चित करते हों कि समाज में महिलाओं को उनका उचित स्थान मिले, ये चीज़ के लिए। तो महिलाओं को भाई उचित स्थान भी तो दिया जाना चाहिए, जरूरी है। पुरुषों को मिल जाता है लेकिन स्त्रियों को नहीं मिलता, तो इसलिए उनको भी मिलना चाहिए। तीसरा है उत्पीड़न का विरोध, जो भी महिलाओं को जो है पीटता है, मारता है ना, तो उनके खिलाफ जो है विद्रोह छेड़ना चाहिए, विरोध होना चाहिए उनका। महिला आंदोलन सभी सामाजिक संस्थाओं में स्त्रियों के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ता है, ये चीज। उपयुक्त विधि निर्माण पर बल, यानी कि एक ऐसा दबाव समूह का काम भी करता है जो सरकार पर दबाव डालकर राज्य को ऐसे कानून लागू करने के लिए बाध्य करता है जिनसे महिलाओं को देश के आर्थिक और राजनीतिक मामलों में उचित भाग प्राप्त हो। यानी कि राज्य सरकार ऐसे कार्य करे कि महिलाओं के हित में वो कार्य हो, आगे बस महिलाओं के लिए अच्छा किया जा सके समाज के अंदर, ये चीज होगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है आत्मसम्मानपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाले समाज का निर्माण, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आ जा सके, स्वतंत्रता पूर्वक बेखौफ होकर कहीं भी जा सके, आ सके। लेकिन आज के समाज, कई ऐसे समाज हैं जहां स्त्रियों को घर में रख दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि लोग अच्छे है ही नहीं समाज के अंदर। अरे बस आप कितना कोशिश कर लेंगे, जब तक आप लोगों की सोच नहीं बदल पाएंगे। लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, लोग जब तक खुद ठीक नहीं होंगे ना, तब तक ये चीजें कोई काम की लायक नहीं होंगी, याद रखिएगा। लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए, पुरुषों की सोच अच्छी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या हो, कम से कम लोगों को समझ में तो आए, पल्ले तो पड़े, क्योंकि ये सोशलॉजी या समाजशास्त्र हमें समाज में जीने का तरीका, समाज में रहने का तरीका बताती है। अरे बस समझ, ये चीज़ हमें याद रखें। चलिए आंसर बता जाइए, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने 1000 बार बोला है आप लोगों से कि भाई जिस भी चैप्टर का नाम होता है जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को 100% आना चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है, सशक्त महिला कौन है, तो देखिए जरा। तो महिला सशक्तिकरण क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। भारत के संविधान में पुरुष और स्त्री को समान अधिकार दिए हैं। संविधान में कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, संविधान के अंदर सब कुछ अच्छी दे रखी है, लेकिन हाँ ये व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है स्त्री और पुरुष में भेदभाव, जातिगत भेदभाव। आर्यवासन में ठीक है। तो भारत के संविधान में बताया मैंने ये कि तथा लैंगिक भेदभाव निषिद्ध किया गया है, दिया गया है उसमें गत 175 वर्षों से ऐसे कई कानून पारित हुए हैं जिनका उद्देश्य स्त्रियों को अनेक कुरीतियां यानी बुराइयां और कुप्रथाओं से, ये तो आपको पता है कुप्रथाएं कौन सी होती है, सती प्रथा और बाल विवाह और भ्रूण हत्या, ये सारी गंदी प्रथाएं चलती थी, उनको खत्म किया। तो कुप्रथाओं से मुक्त करना है। इन कुप्रथाओं ने स्त्रियों को अपने शिकंजे में कस रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक स्त्रियां जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जेंडर लैंगिक भेदभाव की शिकार रही हैं। यद्यपि कानून द्वारा स्त्रियों की ऐसे दमन से मुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, तथापि एक ऐसे वातावरण को तैयार करना महत्वपूर्ण है जो महिलाओं को सशक्त कर सकें, यही महिला सशक्तिकरण है। आगे होगी बात समझ, महिला सशक्तिकरण क्या है, सशक्त महिला की विशेषता। जो महिला सशक्त है तो वो उसके अंदर क्या चीजें होंगी, तो पहला है स्वतंत्र निर्णय, वो स्वतंत्र निर्णय ले सकती है, पॉइंट आप लोग के सामने दिख ही रहा होगा। दूसरी बात कि हिंसा विमुक्त, उसके साथ कोई भी हिंसा नहीं कर सकता, वो महिला हिंसा का शिकार नहीं होगी अगर वो सशक्त है तो, जागरूक है तो। अब अवसर सुलभता यानी सुरक्षित आत्मसम्मान, यानी कि उसका आत्मसम्मान बना रहेगा समाज में,
सुरक्षित रहेगी वो, है ना। चौथा है अवसर सुलभता, यानी पुरुष जो कार्य कर रहे हैं वो महिलाओं को भी कार्य मिलने चाहिए और मिलते भी हैं। जो सशक्त है महिला उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कानून प्रयुक्ति, यानी जो उसके सम्मान तथा अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का प्रयोग करने की स्थिति में है, यानी कि जो कानून उनके लिए बनाए गए महिलाओं के लिए अगर वो प्रयोग कर रही हैं तो वो महिला सशक्त है। तो जो महिला सशक्त है उसके पास ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कोई दिक्कत? ये जब आपको ये क्वेश्चन जो समझाता हूं ना मैं हर वीडियो के अंदर, तो याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन आप लोग को समझाए मैंने, दिखाए, आंसर दिखाया आप लोग को, ठीक है, आप लोग समझें, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, आप लोग भी जानते हैं। थोड़ा सपोर्ट आप लोग करें जिससे कि और चैप्टर में और अच्छे तरीके से आप लोग को दिखा सकूं और वीडियो में अच्छे से अच्छा आपको पढ़ा सकूं। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए यहाँ समझ जाइए यहाँ से ये चीज। अब आ जाता है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता क्यों है? आखिर क्यों जरूरत है महिलाओं को सशक्त बनाने की? ऐसे भी तो ठीक है ना, कुछ ठीक नहीं है। आई बात समझ में? महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि समाज के लोग जो है जीने नहीं देंगे उन लोग को, है ना। देखिए, तो पहला है देश की प्रगति हेतु। तो देश यानी भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग स्त्रियां ही हैं, और ऐसी अवस्था में जब तक ऐसा वातावरण नहीं बनाया जाता कि स्त्रियां अपने सभी अधिकारों का समुचित प्रयोग करें तथा वे जब तक भय मुक्त तथा प्रतिबंधों से स्वतंत्र नहीं होती, देश प्रगति नहीं कर सकता। यानी जब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं होंगी, जब तक वो अपने अधिकारों का पालन नहीं करेंगी, या बोल सकते हैं अधिकारों उन हक के लिए नहीं लड़ेंगी, तब तक वो ठीक से नहीं चल पाएंगी। उसके बाद है प्रबुद्ध समाज निर्माण हेतु, यानी कि जब स्त्रियों को सशक्त किया जाता है तब तक मुक्त तथा प्रबुद्ध समाज का निर्माण होता है। आज भी अधिसंख्य महिलाओं को अपना जीवन चार दीवारी के भीतर ही सीमित करने के लिए बाध्य किया जाता है, यद्यपि उनकी मुक्ति के लिए कोई कानूनी रुकावटें नहीं हैं। कानून की तरफ से तो बिल्कुल छूट मिली हुई है इनको, यानी कि ये अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य करना चाहे वो कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये पारिवारिक जीवन में आकर महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। हर किसी के नहीं होता, बहुतों के होता है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध उन्हें उनके विकास के लिए मिलने वाले अवसरों से वंचित करते हैं। तीसरा है समुदायों के अस्तित्व व संपुष्टिकरण हेतु, यानी कि समुदायों के अस्तित्व तथा संपुष्टिकरण को बनाए रखने के लिए महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। घर के अंदर तथा बाहर दोनों जगह महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों ने समाज को आगे बढ़ने में सहायता दी है। अंततः व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक सदस्य की हैसियत से भी महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। समुदाय बनाने के लिए, समाज में रहने के लिए, समाज में अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए बोला जा रहा है कि महिलाओं को आवश्यकता है सशक्त होने की। चौथा है स्थायी विकास हेतु, कि भाई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ पॉपुलेशन एक्टिविटीज UNFPA की एक रिपोर्ट विश्व जनसंख्या की स्थिति 1992 में कहा गया है कि महिलाओं के विकास के बिना धारणीय विकास असंभव है। जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा तब तक आप अपने देश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए प्रथम है महिलाओं का भी विकास करो, क्योंकि महिलाएं ही बच्चों के विकास में अधिक योगदान देती हैं। क्योंकि पुरुष तो काम पे जाते हैं, उनके साथ रहता कौन है? ज़्यादातर महिलाएं। तो महिलाओं को सशक्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एजुकेटेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद क्या है? मनुष्य मात्र के लाभ हेतु, यानी स्त्रियों के सशक्तिकरण के अनेकानेक लाभ हैं। यानी जब महिलाएं सशक्त हो जाएंगी ना तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या हैं? तो स्थायी विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्त्रियों का सशक्तिकरण पर्याप्त रूप से होना चाहिए और इससे मनुष्य मात्र को लाभ होता है। एक महिलाओं को देश की प्रगति हेतु निम्न प्रकार आगे आना चाहिए, जैसे उन्हें योजनाओं में सहभागिता करनी चाहिए, देश की योजनाओं में महिलाओं को भाग लेना चाहिए, उन्हें योजनाएं बनानी चाहिए तथा उन्हें विकास कार्यक्रम में मैनेजर, वैज्ञानिक और जो है तकनीकी सहायता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मतलब हर चीज़ की नॉलेज महिलाओं को भी होनी जरूरी है। उसके बाद छठा, बड़े वर्ग के कल्याण हेतु, जब स्त्रियां सशक्त होती हैं तो वे समाज को सशक्त करती हैं। वे परिवार से ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय से संबंध रखती हैं। जब उन्हें संसाधन सुलभ होते हैं तो सामान्यतः वे इन्हें एक बड़े वर्ग के कल्याण के लिए खर्च करती हैं, चाहे वह परिवार हो या आस पड़ोस हो। यानी कि हर तरीके से महिला जो हैं यहाँ लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सकती हैं। इसलिए बोला जा रहा है महिलाओं को जो है पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छे से जरूरी
होता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ लड़कियों को स्कूल भेजें, पढ़ाई लिखाएं। भाई जरूरी नहीं है कि लड़का ही हर चीज़ कर सकता है, लड़की भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं और करती भी हैं। आगे बात समझ में। चलिए ये चीज़ हमें याद रखें। तो छोटी सोच से आप लोग निकले बाहर, छोटी सोच हटाएं। थोड़ा सा आप लोग शिक्षित हैं तो थोड़ा आगे की सोचें, इसलिए बोला जाता है शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है सबके लिए। चलिए अब आ जाता है 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के मुक्ति आंदोलन की कौन कौन सी मुख्य उपलब्धियां रही हैं। तो 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की मुक्ति के लिए बताना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर। तो क्या बताना है इसमें, तत्कालीन स्थिति की अगर बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना होने तक स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। भारतीय समाज में नारी भ्रूण हत्या, सती, बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध, बहुपति प्रथा और विधवा पुनर्विवाह निषेध, यानी कि विवाह नहीं कर सकती थी महिलाएं, जैसी अनेक सामाजिक बुराइयां शीघ्रता पूर्वक बढ़ रही थी। स्त्रियां सशक्तिकरण से दूर जो है रखी गई थी। यानी कि जब ब्रिटिश आए उस टाइम पे क्या हुआ, देखो प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों की धार्मिक और सामाजिक स्थिति में अपनी तटस्थ जो है नीति के अनुसार कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कालांतर में अपनी स्थिति सुदृढ़ हो जाने पर ब्रिटिश राज ने उन सजग भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सकारात्मक प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया, जिन्होंने स्त्रियों को बुराइयों के शिकंजे से मुक्ति प्रदान करने वाले आंदोलन चलाए। यानी कि जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, तो ये सब लोग जो थे ना, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जो ये था क्या नाम है विधवा पुनर्विवाह, ये सारी जो निषेध लगा हुआ था उस चीज़ को हटाया और इन लोग को इन सारी चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया। उसमें अंग्रेजों ने भी साथ दिया। तो चलिए 1829 से 1947 के बीच इस के युग में कई कानून बनाए गए, जिसका लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों से स्त्री को मुक्त करना था। कतिपय पग निम्न प्रकार के थे, यानी क्या क्या पग उठाए गए, क्या क्या कदम उठाए गए स्त्रियों को और सशक्त बनाने के लिए। जैसे सती प्रथा पर पाबंदी, तो याद रखना है सती प्रथा पर, यानी 1829 पे आप लोग को आंसर दिख ही रहा होगा। 1829 में जो है राजा राम मोहन राय ने ये सती प्रथा वगैरह खत्म करने की बात रख दी गई थी। उसके बाद 1856 में, आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़, बस पॉइंट दिखा रहा हूँ। विधवा पुनर्विवाह अनुमति, यानी कि ये पारित करवा दिया गया कानून कि हाँ विधवाएं भी पुनर्विवाह कर सकती हैं। तो ये कब हुआ, 1856 में। बाल विवाह निषेध, तो ये 1919 में बाल विवाह जो है निरोधक अधिनियम के अंतर्गत लड़की के लिए जो है विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 कर दी गई, लेकिन आज बढ़ा के थोड़ी सी अलग कर दी गई है। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। बाल विवाह पर रोक लगा दिया। स्त्री शिक्षा पर 19वीं सदी के जो है अधिकतर समाज सुधारकों ने क्या करा, स्त्रियों की शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिलवाया और महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम कर सकती थी, दुनियादारी देख सकती थी, और ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं को दिलवाई गई। तो पहला सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई 1829 में। फिर उसके बाद विवाह पुनर्निर्माण किया गया, अनुमति मिली उनको 1856 में। फिर उसके बाद बाल विवाह निषेध 1929 में। उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी के जो है टाइम पे उसमें स्त्री शिक्षा पर जोर ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया। ये पॉइंट आप लोग बना सकते हैं बढ़िया तरीके से, मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से पॉइंट बनाएं जिससे कि सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है स्त्री आंदोलन में स्वायत्त महिला समूहों की भूमिका। ये वही वाला क्वेश्चन है, ये वाला है जैसे हम स्वनिर्भर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या बताना है कि स्त्री आंदोलन में स्वायत्त महिला समूहों की भूमिका समझाएं। देखिए स्त्रियों का आंदोलन चल रहा है, मान के चलिए, उसमें ये जो है स्वायत्त महिला, या बोल सकते हैं स्वायत्त महिला समूह जो एक संगठन बना हुआ है, उनकी क्या भूमिका होती है। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर। तो सिंपल सी बात है, स्वतंत्रता पूर्व महिला सशक्त हेतु प्रयास, यानी कि स्वतंत्रता से पहले क्या क्या चीजें करी जाती थी। भारत में महिला मुक्त आंदोलन स्त्रियों के सशक्तिकरण के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण शक्ति रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व कुछ अखिल भारतीय संस्थाएं बनी जिन्होंने स्त्रियों को आगे बढ़ाया। स्वैच्छिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण संस्थाएं निम्न प्रकार के, जैसे अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस, उसके बाद भारतीय स्त्री मंडल, महिलाओं का भारतीय महिला एसोसिएशन, और उसके बाद है महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल। ये बहुत सारी महिलाओं के लिए जो है कार्य किए गए, संगठन बनाए गए। उसके बाद इनके कार्य क्या थे, इन संगठनों ने स्त्रियों की असमानता पर कई मुद्दे उठाए। ठीक है, जो असमानता करी जाती थी महिलाओं के साथ, उस पर मुद्दे उठाए इन्होंने। उसके बाद इनके विचार और कार्य इतने जो है परिवर्तनवादी नहीं थे जो पितृसत्तात्मक मुद्दे पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा सकें। ये एक चीज इसमें बतानी है। उसके बाद पितृसत्तात्मक व्यवस्था आप लोगों को मैंने बता दिया है। पितृसत्तात्मक जिसमें पिता से पुत्र, पुत्र से उसके बाद जो आते हैं, तो
पिता के नाम से ही चलता रहता, तो उस पर इन्होंने जो है खासकर रोक लगवाया, क्योंकि महिलाओं को भी अधिकार दिया गया, ठीक है, पिता की संपत्ति पर, ये चीज़ें। फिर उसके बाद है इन संगठनों ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा और स्त्रियों के लिए मताधिकार का मुद्दा उठाया। वस्तुतः यह संगठन उच्च वर्गों और मध्यम वर्गों की महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए थे, यानी जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, मध्यम वर्ग की महिलाएं थी, वही कर पाई, क्योंकि निम्न स्तर की महिलाओं को तो बिल्कुल नीचे ही रखा जाता था, आगे बस उनको कुछ करने नहीं देते। तो ये वर्ग ही इन संगठनों को संचालित करते थे लगभग 1940 के दशक में, जबकि स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम उत्कर्ष पर था, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, बाकी यहाँ 1940 की बात हो रही है। तब अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने इस प्रश्न को उठाया था, आज हमारे पुरुष अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए विदेशी ब्रिटिश सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी पत्नियों, बहनों और लड़कियों को उनके अधिकार दे दिए हैं? और विदेशी सरकार से लड़ने वाले इन पुरुषों ने अपने ही जो है मांस, रक्त को क्या सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय दे दिया है? तो सिंपल सी बात, इतने सारे लोगों ने, जो लोग सशक्त थे, महिलाएं जो सशक्त थी, उच्च वर्ग की, मध्य वर्ग की, उन्होंने निम्न वर्ग की महिलाओं को जो है ऐसा बयान दिया, ऐसी बातें बोली जिससे कि वो और ज्यादा सशक्त हुई और घर से बाहर निकली लड़ने के लिए। आज़ादी में सिर्फ पुरुष ही नहीं लड़े थे, महिलाएं तक लड़ी थी। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखना है। उपरोक्त कथन का अर्थ यह हुआ कि यदि ब्रिटिश सरकार से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, तब क्या अनिवार्य है कि स्त्रियों को भी दमन से मुक्ति मिल जाएगी? और स्वतंत्रता से पूर्व स्त्री आंदोलन जनता को संगठित नहीं कर पाया, तथापि निश्चित रूप से जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारत में नारी आंदोलन सशक्त होकर उभरा। यानी कि नारियों के लिए आंदोलन चलाए गए कि भाई अब देश को स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्रता से पहले तो चल ही रहा था, स्वतंत्रता के बाद तो ये बात बोली कि अब हमें स्वतंत्रता मिल गई है तो महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। महिलाएं जो घर में हैं उनको बाहर भी आना चाहिए और अपनी जो है हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। ये सारे इन्होंने काम करने शुरू कर दिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ बोला गया स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास। तो महिलाओं ने क्या क्या प्रयास करा स्वतंत्रता के बाद? तो महिला अध्ययन पाठ्यक्रम यानी 1975 से 85 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक मानने के फलस्वरूप कई महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन पर कई पाठ्यक्रम शुरू किए गए। यानी कि किताबों में भी लिखा गया कि महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, इन चीज़ों पर जोर दिया गया। दूसरा है क्रियात्मक कार्यक्रम, यानी कि समाज के अंदर महिला समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए महिला संगठनों द्वारा क्रियात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यानी कि आयोजन बोला जाता है ना कि कुछ ड्रामा करके, प्रदर्शन करके समझाना महिलाओं को, यहाँ आप लोग जागरूक हैं, ये है, बहुत सारी चीज़ सिखाना। उसके बाद है महिला समूहों के प्रयास, यानी देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में महिला समूह उभरकर सामने आए हैं। उन्होंने 2 कार्य किए हैं। जैसे प्रथम लिंग विभेद पर आधारभूत प्रश्न उठाएं, जो लिंग भेदभाव होता है ना, लड़का लड़की में, स्त्री पुरुषों में भेदभाव, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा है इन असमानताओं को मिटाने के लिए कार्यवाही करने का प्रयत्न किया है। इन समूहों का, जिन्हें वह स्वयं निर्भर महिला समूह भी कहते हैं, कि किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था। यानी कि कहाँ पहले महिलाओं को जो है राजनीति में जाने का मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे करते करते जो है महिलाओं को अच्छी स्थिति प्रदान हुई और आज महिलाएं जो हैं सशक्त हैं। आज महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं, आज महिलाएं स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। आज हमारे यहाँ की महिलाएं राष्ट्रपति तक बन रही हैं, ठीक है, जैसे वर्तमान राष्ट्रपति हमारी बनी हैं द्रौपदी जी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है बढ़िया तरीके से। और हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर के साथ साथ हमारा जो है सोशियोलॉजी का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। आगे बस समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना है। समाजशास्त्र का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में सारे 1 बाय 1, मैंने ऐसा नहीं किया कि आपको एक चैप्टर पढ़ाया फिर सीधा लास्ट पर वाला पढ़ा दिया, बीच में पढ़ाया इधर उधर, लाइन वाइज सारे चैप्टर आप लोग को देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के, सोशियोलॉजी के। अब मैं पकड़ लूंगा पेंटिंग का करवा दूंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश का भी हो जाएगा। आगे बस समझ में, ये चीज़ याद रखें। और बढ़िया तरीके जैसा इसमें पढ़ाया मैंने सोशियोलॉजी में, वैसा ही आप लोग को पेंटिंग का भी पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग टेंशन नहीं लेना, बस साइमन क्लास को इतना प्यार दो भर भर के कि मजा ही आ जाए, ठीक है। बहुत आगे तक जाना है अभी, ठीक है। आप लोग अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी लाइफ से भी रिलेटेड है। जो लोग आज जिनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है ना, भ्रष्ट, उनको भी भेजा करो ताकि लोग देखें, समझें और सीखें, ताकि समाज में एक जागरूकता आ सके।
आगे बात समझ में। चलिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। मैं ये नहीं बोलूँगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ है, अब बोलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि अब हमने ये सोशियोलॉजी खत्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट पकड़ेंगे पेंटिंग को, उसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।